नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल से संबंधित इसके संपूर्ण इतिहास के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक दृष्टि में आइए जानने का प्रयास करते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद क्या था, ये क्यों बनाया गया था, इसकी क्या आवश्यकता थी और ये क्या कार्य करता था। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, यानी इसका प्रारंभ में दोस्तों उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। लेकिन दोस्तों 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ने लगा था, यानी कि भारत के राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप वो करने लगी थी। और दोस्तों सर्वप्रथम बंगाल प्रेसिडेंसी में कंपनी को यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन चलाने का मौका मिला। अब दोस्तों इस शासन को चलाने के लिए एक अधिकारी का पद बनाया गया, जिसे ही दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर का नाम दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोस्तों बंगाल का गवर्नर बंगाल की प्रशासन को चलाने के लिए एक पद बनाया गया था, जो दोस्तों बंगाल के प्रशासन को चलाता था। और इसी तरह दोस्तों पहले बंगाल का गवर्नर का पद बनाया गया, फिर दोस्तों इसी का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया, और बाद में दोस्तों कुछ अधिनियमों द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया। और बाद में दोस्तों ये भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन जाता है। और अंत में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आज़ादी के समय इस वायसराय के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है और पुनः दोस्तों स्वतंत्र भारत का एक गवर्नर जनरल का पद बनाया जाता है। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद क्यों बनाया गया था, यानी कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। प्रारंभ में इसका मूल उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन दोस्तों 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का व्यापार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ने लगता है और कंपनी को पहली बार दोस्तों बंगाल में शासन चलाने का मौका मिलता है। इस शासन को चलाने के लिए दोस्तों एक अधिकारी का पद बनाया जाता है, जिसे ही दोस्तों बंगाल का गवर्नर का नाम दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों पहले बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, फिर दोस्तों इसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया, और बंगाल का गवर्नर जनरल आगे दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और इसी भारत के गवर्नर जनरल को दोस्तों एक नियम द्वारा भारत का वायसराय बना दिया जाता है। और अब आइए दोस्तों जानते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय के पद परिवर्तन से संबंधित कौन से अधिनियम लाए गए और किस अधिनियमों द्वारा इनका नाम बदला गया, और प्रथम या अंतिम गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों पहले बंगाल का गवर्नर का पद बनाया गया 1757 ईस्वी में। इसके तहत दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया लॉर्ड क्लाइव को। तो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। और दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, इससे संबंधित आप पॉइंट याद रखेंगे। और इसके बाद दोस्तों एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत दोस्तों इस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बना था या किस एक्ट के तहत बनाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और इसके तहत दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग को, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था। और दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेटिंग। और इसी क्रम में दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बना था, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। इसके तहत दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया विलियम बेटिंग को, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। इसी क्रम में दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत बनता है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का प्रथम वायसराय बनते हैं दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, जो दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और भारत का अंतिम वायसराय था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी क्रम में दोस्तों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत
भारत के वायसराय के पद को समाप्त करके यानी कि इसके स्थान पर स्वतंत्र भारत का एक गवर्नर जनरल का पद बनाया जाता है। याद रहे दोस्तों, यहाँ भारत का गवर्नर जनरल नहीं है बल्कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, जो दोस्तों भारत के अंतिम वायसराय भी माने जाते हैं। इसी तरह दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, और यही दोस्तों स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि बंगाल का गवर्नर का पद 1757 में बनाया गया। इसके तहत दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया लॉर्ड क्लाइव को, और बंगाल का अंतिम गवर्नर थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत दोस्तों बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग्स, जो दोस्तों बंगाल के अंतिम गवर्नर भी माने जाते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों विलियम बेंटिंक। और इसी क्रम में दोस्तों चार्टर 1833 के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे विलियम बेंटिंक, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। इसी क्रम में दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। और भारत का प्रथम वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। और भारत का अंतिम वायसराय दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इसी क्रम में दोस्तों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत के वायसराय को स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय भी थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी, जो दोस्तों अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं स्वतंत्र भारत के। दोस्तों इस प्रकार हमने एक दृष्टि में जानने का प्रयास किया कि बंगाल का गवर्नर या फिर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद क्यों बनाया गया था, इसका क्या कार्य था, और किस एक्ट के तहत दोस्तों बंगाल की गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया जाता है। और फिर बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बनता है, फिर भारत का वायसराय बनता है, पुनः दोस्तों स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया जाता है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं बंगाल की गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले बंगाल के गवर्नर थे, तो इनसे संबंधित दोस्तों इन्होंने क्या कार्य किया था और इनके समय में दोस्तों कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों बंगाल के क्रम में सबसे पहले दोस्तों बंगाल के गवर्नर बनने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड क्लाइव, जो दोस्तों 2 बार बंगाल के गवर्नर के पद पर रहे थे। एक बार दोस्तों 1757 से लेकर 60 तक, फिर दोस्तों 1765 से लेकर 67 तक। लॉर्ड क्लाइव दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जो दोस्तों 1757 में बनाए गए थे। इन्हें दोस्तों भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों किस गवर्नर को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है, तो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव को, क्योंकि इन्होंने ही दोस्तों भारत में बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन की नींव डाली थी। प्लासी की लड़ाई दोस्तों 1757 में हुई थी। इस समय दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था या किस गवर्नर ने किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। इसके बाद दोस्तों इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है और इसके समय भी दोस्तों बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि के समय 1765 के समय दोस्तों बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव थे। बंगाल में दोस्तों द्वैध शासन लागू करने वाले व्यक्ति भी लॉर्ड क्लाइव थे। तो बंगाल में सर्वप्रथम द्वैध शासन किसने लागू किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। कब, तो 1765 ईस्वी में, और 1772 तक दोस्तों ये द्वैध शासन बंगाल में लागू रहता है। दोस्तों लॉर्ड क्लाइव से संबंधित ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा दोस्तों इन्हें भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। प्लासी के युद्ध में दोस्तों इन्होंने ही अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। इलाहाबाद की संधि के समय ही दोस्तों ये बंगाल के गवर्नर थे और बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाले व्यक्ति भी दोस्तों लॉर्ड क्लाइव थे। और बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था 1765 ईस्वी में और 1772 ईस्वी में दोस्तों ये समाप्त कर दिया जाता है। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं अगले बंगाल के गवर्नर के संबंध में। हॉलवेल दोस्तों 1760 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बनते हैं।
इनसे संबंधित दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कालकोठरी की घटना दोस्तों किससे संबंधित है, तो हॉलवेल से संबंधित है। कालकोठरी की घटना दोस्तों हम लोग सिराजुद्दौला के संबंध में पढ़ चुके हैं। हॉलवेल ने ही दोस्तों कालकोठरी की घटना का जिक्र सर्वप्रथम किया था। इसी क्रम में दोस्तों पेंसी टाट नामक एक गवर्नर बनते हैं बंगाल के, 1760 में बनते हैं और 1765 ईस्वी तक दोस्तों ये बंगाल के गवर्नर रहते हैं। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ था और 1765 ईस्वी तक चूंकि ये रहे थे बंगाल के गवर्नर, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो पेंसी टाट थे। इसके अलावा दोस्तों वेलरेस्ट और कर्टियर ये दोस्तों बंगाल के गवर्नर माने जाते हैं। इनसे संबंधित दोस्तों एक ही पॉइंट याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद इनके समय में द्वैध शासन लागू रहा था। तो इस प्रकार दोस्तों बंगाल के सभी गवर्नर के संबंध में हमने जाना। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ही माने जाते हैं। आगे के जितने गवर्नर हैं उनसे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता ही ने माना जाता है। प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व भी दोस्तों इन्होंने किया था। इलाहाबाद की संधि भी दोस्तों इनके समय में हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना भी दोस्तों इन्होंने की थी। इसी क्रम में दोस्तों हमने जाना हॉलवेल के संबंध में। हॉलवेल दोस्तों कालकोठरी की घटना से संबंधित थे। पेंसी टाट दोस्तों बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे और वेलरेस्ट और कर्टियर दोस्तों इनके शासनकाल में द्वैध शासन लागू रहा था। इस प्रकार दोस्तों बंगाल के गवर्नर के संबंध में हमने जाना। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के संबंध में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों माने जाते हैं वारेन हेस्टिंग्स, जो दोस्तों 1773 से लेकर 1785 तक दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों इन्हें कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को चुना जाता है। बंगाल में दोस्तों द्वैध शासन की स्थापना जो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी या लॉर्ड क्लाइव ने जो की थी उसको दोस्तों समाप्त कर दिया जाता है हेस्टिंग के द्वारा 1772 ईस्वी में। तो दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने की थी और समाप्ति किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी दोस्तों वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी कलकत्ता में 1774 में। उस समय दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग्स ने ही दोस्तों नंद कुमार एक बंगाली ब्राह्मण पर दोस्तों झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी की सजा दी थी। इसके अलावा दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 82 के बीच, इस समय दोस्तों बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग के समय में ही दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस गवर्नर के समय में हुई थी, तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। कब हुई थी, तो 1784 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, तो कलकत्ता में। किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। उस समय दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने ही कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना की थी। कब, तो 1781 ईस्वी में। तो कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना कब हुई थी, 1781 ईस्वी में। किसने करवाई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। इसके अलावा दोस्तों हेस्टिंग के समय में ही बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने की थी। दोस्तों जोनाथन डंकन ने 1782 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में, तो हेस्टिंग के काल में। और इनके काल में ही दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में आया था, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया था। वारेन हेस्टिंग को दोस्तों बर्खास्त करने के लिए उस पर 1788 ईस्वी में दोस्तों एक महाभियोग लगाया जाता है जो दोस्तों जारी रहता है 1795 तक। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग भी लगाया गया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सो दोस्तों इस प्रकार हमने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के संबंध में यानी कि वारेन हेस्टिंग के संबंध में जाना कि इनका कार्यकाल था 1773 से लेकर 1785 तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। और बंगाल में दोस्तों इन्होंने द्वैध शासन की समाप्ति की थी 1772 ईस्वी में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी दोस्तों इनके शासनकाल में कलकत्ता में 1774 ईस्वी में होती है।
वारेन हेस्टिंग्स ने ही दोस्तों नंदलाल जो एक बंगाली ब्राह्मण थे उन पर झूठा आरोप लगाकर दोस्तों उन्हें फांसी का करार दे दिया था। इसके अलावा दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1785 से 82 के बीच, इनके समय में भी दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। हेस्टिंग्स के काल में ही दोस्तों विलियम जोन्स ने कलकत्ता में 1784 ईस्वी में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और हेस्टिंग्स के काल में ही दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने ही कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना 1781 ईस्वी में की थी। हेस्टिंग्स के समय में ही दोस्तों बनारस में जोनाथन डंकन ने 1782 ईस्वी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। इनके काल में ही दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था और हेस्टिंग्स पर दोस्तों 1788 से लेकर 1795 के बीच महाभियोग लगाया गया था। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं बंगाल के अगले गवर्नर यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों 1786 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं और 1793 तक दोस्तों ये अपने पद पर रहते हैं। इन्होंने दोस्तों एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, वो किया था दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इन्होंने लागू की थी 1793 ईस्वी में। तो 1793 ईस्वी में दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों भारत में सिविल सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक भी इनको कहा जाता है। तो सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था दोनों का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1790 से 92 के बीच किसके शासनकाल में हुआ था या किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। कॉर्नवालिस ने दोस्तों एक अपने नाम पर कॉर्नवालिस संहिता यानी कॉर्नवालिस कोड लागू किया था। कब किया था? 1793 ईस्वी में। इसका उद्देश्य दोस्तों शक्ति का विभाजन करना था यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति में बंटवारा करने के लिए दोस्तों इन्होंने अपने नाम पर एक संहिता जारी की थी, एक कोड जारी किया था जिसका नाम था कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस ने ही दोस्तों 1789 ईस्वी में दास व्यापार पर यानी कि दासों के व्यापार पर रोक लगाई थी। कॉर्नवालिस की दोस्तों समाधि पूछी जाती है कि कहाँ पर स्थित है, तो भारत में ही दोस्तों इसकी समाधि गाजीपुर में स्थित है। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में किनका कार्यकाल था 1786 से 93 के बीच। इन्होंने दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत की थी 1793 ईस्वी में। भारत में दोस्तों सिविल सेवा का जनक और पुलिस व्यवस्था का जनक इन्हें माना जाता है। इनके समय में ही दोस्तों 1790 से 92 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। भारत में दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति में विभाजन करने के लिए 1793 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता लागू की थी। इसके अलावा दोस्तों दास व्यापार पर रोक 1789 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लगाई थी। कॉर्नवालिस की समाधि दोस्तों गाजीपुर भारत में स्थित है। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं अगले बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन सॉर के संबंध में। इनका कार्यकाल दोस्तों माना जाता है 1793 से लेकर 1798 के बीच। इससे संबंधित दोस्तों दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है कि मैसूर के प्रति दोस्तों इन्होंने आहस्तेप की नीति अपनाई थी, यानी कि इनके शासनकाल में दोस्तों अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया था। खारदा का युद्ध दोस्तों होता है 1795 में। यह युद्ध होता है दोस्तों मराठा और निज़ामों के मध्य। इस समय दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर जॉन सॉर थे। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं लॉर्ड वेलेज़ली के संबंध में। इनका कार्यकाल माना जाता है 1798 से लेकर 1805 तक। लॉर्ड वेलेज़ली दोस्तों अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। इन्होंने दोस्तों एक सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। तो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने। कब? तो 1798 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों कलकत्ता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। तो कलकत्ता में दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। कब? तो 1800 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड वेलेज़ली के समय में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। और द्वितीय आंग्ल मराठा भी युद्ध भी दोस्तों 1803 और 1805 के मध्य हुआ था। इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दो पॉइंट है कि सहायक संधि और फोर्ट विलियम कॉलेज, इनसे संबंधित ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं अगले बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के संबंध में। इनका कार्यकाल 1707 से लेकर 1713 के मध्य माना जाता है।
इनसे संबंधित दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अमृतसर की संधि इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। एक्चुअली में इनके साथ ही अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो यानी कि इनके काल में ही इन्हीं से दोस्तों रणजीत सिंह के साथ एक संधि हुई थी जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता है। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी और किसके मध्य हुई थी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिंटो के काल में ही दोस्तों चार्टर्ड एक्ट 1813 लाया जाता है। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 किसके शासनकाल में पास हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के संबंध में। इनका कार्यकाल माना जाता है 1813 से 1823 के मध्य। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1814 से 16 के बीच। और ये आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों सुगोली की संधि 1816 के तहत समाप्त होता है। तो सुगोली की संधि दोस्तों किस गवर्नर जनरल के काल में और कब हुई थी, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग ने ही पेशवा का पद समाप्त किया था और पिंडारियों का अंत भी दोस्तों इन्होंने ही किया था। तो इस प्रकार दोस्तों लॉर्ड मिंटो के संबंध में हमने जाना कि इनके शासनकाल में ही अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य होती है। मिंटो के काल में ही दोस्तों चार्टर्ड एक्ट 1813 पास होता है। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध होता है और एक सुगोली की संधि होती है जो होती है 1816 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इनके काल में होता है और हेस्टिंग ने ही दोस्तों पेशवा का पद समाप्त किया था और पिंडारियों का अंत किया था। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं बंगाल के अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के संबंध में। इनके शासनकाल में दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि पहला बर्मा युद्ध दोस्तों किसके शासनकाल में और कब हुआ था, तो पहला बर्मा युद्ध दोस्तों लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में। इसी क्रम में दोस्तों आते हैं अंतिम गवर्नर के रूप में बंगाल के लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनका कार्यकाल दोस्तों माना जाता है 1828 से लेकर 1833 तक। ये दोस्तों बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही दोस्तों राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। तो भारत में दोस्तों सती प्रथा का अंत मूल रूप से कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में। किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसकी सहायता से, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। सती प्रथा का अंत करने के साथ साथ दोस्तों इन्होंने शिशुवध पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों सबसे पहले हमने जाना कि एक दृष्टि में जानने का प्रयास किया कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों हमने फिर पढ़ा कि ये गवर्नर जनरल फिर गवर्नर जनरल कैसे बना, फिर भारत का गवर्नर जनरल कैसे बना और भारत का वायसराय कैसे बना। और इसके बाद दोस्तों हमने बंगाल के प्रत्येक गवर्नर के संबंध में सबसे पहले जाना, फिर दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भी दोस्तों एक एक करके हमने जाना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस वीडियो कंटेंट की पीडीएफ भी दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।